को सादर नमन करते हुए हमारे संस्था के संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब, राष्ट्रीय आचार्य माननीय विजय किशोर साहब, हमारे सभी महासचिवगण, हमारे मध्य प्रदेश की कमान संभाल रहे ऊर्जावान इंजीनियर डीपी गोलिया साहब, प्रदेश अध्यक्ष जी, आप सबको नमन करते हुए और उपस्थित और इस कार्यक्रम को भव्यता और विशिष्टता प्रदान जो कर रहे हैं वो आप सबकी उपस्थिति से है। आप सबको भी सादर नमन। नमो बुद्धाय। जय हिंद। कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं ज्ञान की नहीं बताऊंगा, सिर्फ मैं आपसे चर्चा करूंगा। मसाल अंधेरे में रोशनी करने की एक किरण होती है और मसाल के ही चारों तरफ जब अंधेरा हो तो कुछ सोचने वाली बात हो जाती है। इंदौर की जो बात निकल के आ रही है बात, यहाँ से एक ऐसा मसीहा निकल कर गया जो पूरे विश्व को रोशन कर गया और जस्टिस का एक ऐसा उपहार मानवों को दे गया जिसकी पूरा विश्व पूरी प्रशंसा करता है। इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, भारतीय संविधान। इसके जितने भी आर्टिकल्स हैं, अनुसूची हैं, वो इस देश को कैसे चलाया जाए, वो पूरे नियम जहाँ से हमारी थॉट प्रोसेस होती है तथागत गौतम बुद्ध से प्रारंभ होती है और इसको इम्प्लीमेंट समाज में कैसे किया जाए, हमारे बहुजन सम्राट मानवर कांशीराम साहब उसको फील्ड में कैसे करते हैं वो करके बता गए। इंदौर के साथियों को उनका प्रतिनिधित्व करते हुए पूरे देश में एक मसाल के रूप में, टॉर्च बियरर के रूप में आगे आना होगा, जो अभी तक अपेक्षित है, तो जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। जैसे मैंने कहा कि टॉर्च के चारों तरफ, टॉर्च अराउंड द डार्कनेस, टॉर्च के चारों तरफ उजाले की कमी दिखाई दे रही है, अंधेरा हमें दिखाई देता है। तो इंदौर के साथियों से यहाँ बार लगभग हमारा ये 6वां पड़ाव है। इससे पहले भी हमारे संस्थापक जी और हम आ चुके हैं। बहुत साथी मुझे यहाँ जो उपस्थित हैं वो पहले से भी जानते हैं। हमने उन्हीं मुद्दों पर यहाँ चर्चा की है। आज मैं वही बातें बताऊंगा कि भारत में धर्म की गति धीमी क्यों हुई। बुद्ध धर्म भारत से प्रारंभ होता है और पूरे विश्व में जाता है और दूसरे बोधिसत्व जो है वो इंदौर की धरती से ही प्रारंभ होते हैं, उनको बोधिसत्व से नवाजा जाता है और सिंबल ऑफ नॉलेज इनको विश्व स्वीकार करता है, सिंबल ऑफ नॉलेज के ज्ञान के रूप में स्वीकार करता है। तो इस पर हमने चिंतन अध्ययन किया कि भारत में धर्म की गति धीमी क्यों हुई। तो धर्म की धीमी गति हुई तो इसका पतन के कारण क्या थे। पतन के कारण ये थे, पहला विदेशी आक्रमण जो हुए, उन विदेशी आक्रामकों द्वारा जो हमारी बुद्ध विरासत थी उसको नष्ट किया गया और हमारे साथियों की जो शिक्षा थी वो शिक्षा में कमी रहने के कारण भिक्खु संघ में अन्य सभी के आ जाने के कारण, जैसे जिसके जन्मजात गुण रहते हैं, इस संघ में उन्होंने यान प्रारंभ किया। जो असली बुद्ध धम्मा का मॉरल थॉट थी, हीनयान, उस हीनयान में महायान डालकर इसको अलग अलग करने की कोशिश की गई। जो ट्रेडिशनल बुद्धिज्म है, जो साथी बुद्धिज्म को जानते हैं, वो अन्य जो भी धर्म चलते हैं, उनके नियम चलते हैं, उनकी तरह चलाना चाहते हैं। लेकिन गौतम बुद्ध का जो संदेश था समाज को, वो उन्होंने कई बार व्यक्त किया है बुद्ध उनके धम्म में और अपने धम्म में कि समाज में दुख है। दो राष्ट्रों के बीच में यदा कदा जब शांति भंग होकर किसी मुद्दे पर इश्यू से लड़ाई होती है तो दो राष्ट्रों में बहुत हताहत होता है, लेकिन यदा कदा होती है। लेकिन भारत में जातियों का संघर्ष, वर्ग संघर्ष लंबे समय से चला आ रहा है
ये बहुत बड़ा दुख है। दुख की और भी व्याख्याएं बुद्धिज्म में आई हुई हैं। जन्म मरण ही दुख है, जन्म से लेकर मरण तक का अपना जीवन संघर्ष भी दुख है। बाबा साहब ने कहा कि मैं इस मान्यता से थोड़ा सहमत नहीं। अगर जन्म और मरण ही दुख है तो कुछ लोग भारत में सुखी क्यों हैं? उनकी सदियों से पीढ़ियां क्यों सुखी हैं? और जो मेरा समाज है, जो मेरा वर्ग है, वो क्यों दुखी है? बाबा साहब ने कहा मैं इससे सहमत नहीं, मैं इसके लिए कुछ अधिकार दूंगा। तो संविधान का जो हमारा आपके अधिकार के प्रति अगर शोषण होता है, इसका आर्टिकल 32 शोषण के विरुद्ध अधिकार, कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा महसूस करता है कि मेरे अधिकारों का शोषण हुआ है तो वह लोअर कोर्ट से लेकर अपर कोर्ट तक याचिका दायर कर सकता है। ये संविधान का आपके लिए बहुत बड़ा जस्टिस है। संविधान के सभी आर्टिकल महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हमारे साथ अगर किसी प्रकार का कोई अनजस्टिस होता है, अन्याय होता है, शोषण होता है, तो उस शोषण के विरुद्ध हमको आवाज उठाना है। अब सोई हुई समाज को जगाने के लिए मानवर कांशीराम साहब ने कहा कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें नहीं होती या कमजोर होती हैं, वह समाज न कभी अपना इतिहास समझ पाता, न इतिहास बना पाता और न सत्ता में पहुंच पाता। तो मानवर साहब ने कहा कि जब मैंने इस समाज की रूट्स को तलाशना तैयार किया, जड़ों को तलाशना तैयार किया, जांचना प्रारंभ किया, तो ये पाया कि इस समाज की तो जड़ें है ही नहीं, ये सोसाइटी तो रूटलेस है। तो उन जड़ों को उन्होंने प्रारंभ करने के लिए जो 3 और अलग संगठन चलाए थे, वो संगठन सामाजिक और आर्थिक मुक्ति के लिए थे। अब समाज में हमारे किस प्रकार के अन्य संगठन कार्य कर रहे हैं, मैं यहाँ से बता देना चाहता हूँ। हमारी एक ऐसी सभा बैठी हुई थी, नेताजी भाषण दे रहे थे, वो ईसाइयों का एक जोक टाइप का समझ लीजिए और प्रेरणा के रूप, मोटिवेटर के रूप में मैं बता रहा हूँ। उन साथियों ने मांग रखी कि हमारे यहाँ पुराना चर्च जर्जर हालत में हो चुका है, नया चर्च बना दीजिए। तो नेताजी ने मांग को स्वीकार कर लिया कि आपकी मांग पर एक नया चर्च बनाया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, आपकी भावनाओं के मद्देनजर उनकी में आपकी आस्था को विश्वास रखते हुए नया चर्च पुराने चर्च के स्थान पर ही बनाऊंगा। इससे चर्च की कीमत आदि ना हो, क्योंकि एक पुराना चर्च हो जाएगा, एक नया चर्च हो जाएगा, तो नए चर्च के स्थान पर ही मैं पुराने चर्च के स्थान पर ही हम नया चर्च बनाएंगे। जनता तालियां बजाती है। तीसरी लाइन आई कि पुराने चर्च का सामान आस्था पूर्वक है, उसमें हमारी श्रद्धा है, उसको फेंकेंगे नहीं, पुराने चर्च का सामान भी नए चर्च में लगाएंगे। जनता और खुश हो जाती है। चौथी और अंतिम लाइन जो निकल के आई वो ये थी कि जब तक नया चर्च नहीं बन जाएगा तब तक पुराना चर्च गिराया नहीं जाएगा। इस प्रकार के संगठन और संगठन में कार्यकर्ता समाज को मिसलीड करते हैं। इग्नोरेंस मैसेज, भोली वाली समाज को कहीं ना कहीं गुमराह करते हैं। तो उससे हमें समाज को जागरूक करने के लिए और उनमें गर्मी लाने के लिए अभी हमारे संचालक जी मोटिवेटर हैं, उनका काम ही है आप सबको मोटिवेट करना। वो आप में गर्मी लाने की बात कर रहे थे, तो मैं गर्मी की भी एक लाइन बता देता हूँ कि ना गर्मी जून में होती है, ना गर्मी खून में होती है, असली गर्मी तो हमारे जुनून में होती है। आप साथी सभी जुनूनी बने। मेरा आप सबसे निवेदन है कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा तालियां बजाने के लिए मना करती है। इसके स्थान पर हम साधु 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 3 बार बोलकर धन्यवाद ज्ञापन कर सकते हैं। अगर कुछ बात अच्छी लगे तो यही बुद्धिज्म का नियम है। यानी कि मैंने सुना, मैंने जाना और मैंने माना, और मैं ये बताऊंगा। इसका हमारे आचार्य जी कभी मौका मिलेगा तो वो बताएंगे अच्छे से। ये हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ऐसी सभाएं पूरे भारत में क्यों लगाते हैं? एक बैंक का भी इधर नियम आया था कि बैंक में वही लोग जाते हैं जिनके अकाउंट्स होते हैं, जिनके अकाउंट्स नहीं होते वही लोग नहीं जाते।
जब साल भर हो जाती है या 2 साल हो जाती है तो बैंक का एक नया नियम आ गया है KYC, नो योर कस्टमर या कंज्यूमर, अपने ग्राहक को पहचानिए। तो हम प्राचीन काल से बौद्ध हैं, लेकिन अपने आप को हम खुद ही नहीं पहचान पा रहे हैं। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आप सबकी KYC के लिए कार्य कर रही है कि वास्तव में ही आप प्राचीन काल के बौद्ध हैं। ये बुद्ध एंड धम्मा है, बाबा साहब ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में लिखा है। अंतिम वर्षों में लिखा है, उसमें बाबा साहब ने सबका जिक्र करते हुए ये कहा है कि आप प्राचीन बौद्ध हैं। इसके लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा इस प्रकार से पूरे भारत में कार्य कर रही है। और 2-3 अभी और अनुशासन संगठन हमारे बने हुए, सामाजिक न्याय परिषद, ये टोटल हमारे द्वारा जो हमारे अपने आप को अभी तक KYC में नहीं आए, जो अपने आप को अभी तक OBC का समझते हैं, तो उनको बुद्धिज्म में पहचान कराने के लिए सामाजिक न्याय परिषद का एक गठन हमें इधर भी करना है और हम पूरे भारत में कर रहे हैं। और जो उनके साथ अनजस्टिस हुआ है, जो मैं पहले ही बता चुका, 340 के पूरी शर्त न होने के कारण उसको पूरा करने के लिए ये किया गया है। हमारे पास समाज की अनपेड आर्मी नहीं है, यूथ आर्मी नहीं है। इसके लिए हमारा संगठन धम्म सेवक संघ, जो हमारा यूथ वर्ग है, वो आजकल किसी के भी बातों में आकर एक अलग टाइप से अपना काम करता है। तो उनके जो PR रिकॉर्ड है, पुलिस रिकॉर्ड है, वो खराब हो रहे हैं। और हमारा यूथ वर्ग ही सिविल सर्विसेज, अन्य सर्विसेज की तैयारी करता है और वो कहीं ना कहीं विवादित होकर इस प्रकार से विवादित ना हो और आगे अपना जीवन सफल बनाए। तो हम धम्म के द्वारा उनको भी ट्रेनिंग देते हैं, धम्म सेवक संघ की। तो इसमें आप सब लोग जुड़ें। बातें और बहुत सारी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को यहाँ बताना है, तो मैं अब यहाँ से आपसे विदा लेता हूँ। आपने मुझे धैर्य से सुना, आप सबका सदर नमन। जय भीम, नमो।